गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा लेसन चला हुआ है रक्त और हमारा शरीर, यानी रक्त के बारे में कल बताया था। ब्लड होता है, जो खून होता है, वो कैसा होता है। दिव्या और अनिल डॉक्टर दीदी के माध्यम से इस पाठ में हमें रक्त के बारे में पता चल रहा है। तो ये आपने पढ़ा था कि दिव्या को एनीमिया हो गया है। एनीमिया क्या होता है, इसके बारे में डॉक्टर दीदी ने अनिल को कहा है कि तुम्हें पहले खून के बारे में सारा पता करना पड़ेगा कि खून कैसे क्या होता है। तो फिर खून के बारे में ही जो वो डॉक्टर दीदी है बता रही है कि कैसे कैसे ये पीछे बताया भी है पाठ में कि दो तरह के दो भाग होते हैं मोटे तौर पर। एक तरल भाग जिसे प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल सफेद आदि प्लेटलेट्स कण कहलाते हैं। अब आगे देखिए और रक्त के बारे में इसमें क्या बताया गया है कि व्यक्ति को पौष्टिक आहार लेना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, ये कल बता दिया था। आगे देखिए, यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। कारखाने क्या है? हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियां आती हैं, हड्डियों के बीच में मज्जा जो है, वे ऐसे बहुत से कारखाने हैं जिनको उचित आहार नहीं मिलता है तो वे सही तरह से कार्य नहीं करते हैं। तो नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। एनीमिया किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता है, ठीक है, उचित रूप से खाना नहीं खाता, पौष्टिक आहार नहीं लेता है, तो जो हमारे शरीर में हड्डियों के बीच में मज्जा आदि है, उनको कच्चा माल नहीं मिल पाता। कच्चा माल नहीं मिल पाता तो क्या नतीजा होता है कि जो रक्त कण है वे बन नहीं पाते। रक्त कण नहीं बनेंगे तो रक्त की कमी हो जाएगी, इनमें रक्त बनेगा ही नहीं तो रक्त की कमी तो होगी, खून की कमी हो जाती है। और लाल कणों की जो ये कमी होती है उस कमी को ही क्या कहते हैं? एनीमिया। लाल कणों की कमी को ही क्या कहते हैं? एनीमिया। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। अनिल ने फिर डॉक्टर दीदी से पूछा कि क्या हम संतुलित आहार लेते रहेंगे तो एनीमिया के रोग से बचे रहेंगे? दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफी हद तक सही होगा। यूं तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का होना। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। अब अनिल ने डॉक्टर दीदी से सवाल किया कि क्या हम संतुलित आहार लेंगे तो खाली संतुलित आहार लेने से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। तो डॉक्टर दीदी ने कहा कि हाँ, काफी हद तक यह सही है। वैसे तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में सबसे बड़ा कारण क्या है? पौष्टिक आहार की कमी। जो एनीमिया रोग होता है, एनीमिया रोग में हमारे देश में सबसे बड़ी कमी क्या है? पौष्टिक आहार की है। इसके अलावा इस रोग का
एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। एक तो हो गया पौष्टिक आहार की कमी, और इसके अलावा और क्या कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। पेट में कीड़े हो जाएंगे तो भी ये रोग होने का खतरा होगा। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। ये कीड़े कैसे जाते हैं हमारे पेट में? दूषित जल, पानी साफ न हो और खाद्य पदार्थों में सफाई ना हो तो उसके द्वारा हमारे शरीर में चले जाते हैं क्या? कीड़े। अतः इनसे बचने के लिए आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से खाद्य पदार्थों को ग्रहण करें, बनाते हुए भी सफाई रखें और खाते हुए भी सफाई का ध्यान रखें। भोजन करने से पहले अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी पिएं। और हाँ, अनिल एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। क्या है? एक अनिल को बताया कि और एक कारण वो है कि कुछ किस्म के कीड़े हैं जो जिनके अंडे जमीन के ऊपरी सतह पर रहते हैं और जो ऊपरी स्तर पर रहते हैं। और इन अंडों से क्या होता है? इन अंडों से उत्पन्न जो लार्वा होता है वह त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश करके आंतों में अपना घर बना लेते हैं। तो इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शौच के लिए हमें शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। एक तो यदि शौच जाना है तो शौचालय का प्रयोग करें, और दूसरा इधर उधर नंगे पैर ना घूमे, नहीं तो ये पैरों से चिपक करके त्वचा के माध्यम से हमारे शरीर में आंतों में पहुंच जाएंगे, अपना घर बना लेंगे। दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और डिम्बाणु भी होते हैं। डिम्बाणु यानी प्लेटलेट भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? अनिल ने डॉक्टर दीदी को कहा कि ये जो एनीमिया रोग होता है किस कारण होता है, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है। थोड़ी देर सोच में डूबा रहा, फिर उसने डॉक्टर को कहा कि आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण होते हैं और डिम्बाणु भी होते हैं। पिछले से पिछले पेज पर बताया था कि रक्त में सफेद कण भी होते हैं और डिम्बाणु भी होते हैं, यानी प्लेटलेट्स भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम होता है? यानी वे सफेद कण और डिम्बाणु वे क्या कार्य करते हैं? तो इसके बारे में डॉक्टर दीदी बताने लगे। उन्होंने कहा, दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डट कर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूं मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। अब दीदी ने कहा, डॉक्टर ने बताया कि जो सफेद कण होते हैं वे क्या होते हैं? वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलते हैं तो ये सफेद कण क्या करते हैं? उन रोगाणुओं का मुकाबला करते हैं और जहां तक कोशिश होती है ये उन रोगाणुओं को हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने नहीं देते। बस आप ये मान लो कि जो सफेद कण है वे अनेक प्रकार के रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और डिम्बाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। डिम्बाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। और डिम्बाणुओं का क्या काम है? चोट लगने पर रक्त जब जम जाता है तो उसमें मदद करते हैं। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा में होता है, उसमें एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी जो दीवार होती है उसमें मकड़ी के जाले के समान एक जाला
बूंद देती है और बीमाणु जो होते हैं इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में जो दरार आई होती है उससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तो तब तो खून बहता ही चला जाता है। अब अनिल ने पूछा, दीदी यदि घाव अधिक गहरा हो तो क्या होता है? खून तो बहुत अधिक बहता चला जाता है। तो उसके बारे में बताया है डॉक्टर ने। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टांके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध होता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। जब अनिल ने डॉक्टर दीदी से पूछा कि घाव अधिक गहरा हो जाए और खून लगातार बहता रहे तो क्या करना चाहिए, तो डॉक्टर ने बताया कि यदि ऐसा हो जाए तो उस व्यक्ति को जिसके जिसको घाव हो गया जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। डॉक्टर को जैसा ठीक लगेगा वैसा करेंगे। कुछ दवाई पट्टी करके भी ठीक हो जाते हैं, कुछ को टाँके भी लगाने पड़ते हैं। और जब चोट लग जाए तो डॉक्टर के पास पहुंचने तक क्या करना चाहिए? चोट के स्थान पर कसकर कपड़ा बांध देना चाहिए, जिससे दबाव के कारण रक्त का बहना कम हो जाता है। जब कसकर कपड़ा बांधेंगे तो उस कपड़े के दबाव के कारण रक्त जो है वो कम बहने लगेगा और उस व्यक्ति के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। किंतु यदि रक्त बहुत अधिक बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की भी आवश्यकता पड़ सकती है, दीदी ने यह अनिल को बताया। यदि व्यक्ति का रक्त बहुत अधिक बह गया है तो उसे रक्त चढ़ाने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया जाता है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। अनिल ने क्या कहा? अनिल ने कहा कि क्या ऐसे समय में जब व्यक्ति को खून चढ़ाया जाता है तो किसी भी व्यक्ति का खून चढ़ा सकते हैं? तो डॉक्टर जी ने कहा, नहीं, सबका हर किसी व्यक्ति का रक्त एक जैसा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 भागों में बांट दिया जाता है। जरूरतमंद व्यक्ति, जिस व्यक्ति को जिस रक्त की जरूरत होती है और जांच करके रक्त की, उसको वही रक्त चढ़ाया जाता है। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा। फिर अनिल ने कहा, यदि रक्त लेते वक्त उस व्यक्ति के रक्त समूह वाला कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब क्या होगा? तब रक्त कैसे चढ़ाया जाएगा? तो ऐसे में फिर बाद में इसका आंसर देते हैं डॉक्टर दीदी। कहते हैं, ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। दीदी ने कहा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। अब जब अनिल ने पूछा कि किसी व्यक्ति को रक्त की जरूरत है और उस समय उसे उसी के रक्त का कोई व्यक्ति ना मिले तो क्या होगा? तो डॉक्टर दीदी ने बताया कि उस समय क्या होगा
ऐसी आपात स्थिति के लिए, ऐसी आपात स्थिति के लिए क्या होता है, ब्लड बैंक बनाए गए हैं। आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं और प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए क्या आवश्यक है कि हमें समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। अब क्या है, बड़े बड़े अस्पताल जो होते हैं वे जैसे बैंकों में पैसे रखते हैं हम, इसी तरह से बड़े बड़े अस्पतालों में रक्त को भी सुरक्षित करके रखा जाता है कि जिस समय किसी व्यक्ति को खून की जरूरत पड़ जाए और कोई व्यक्ति ना मिले खून देने वाला, तो वहां से पैसों में खून लेकर के उस व्यक्ति को चढ़ाकर, जिसको खून की जरूरत है, खून चढ़ा करके व्यक्ति की जान बचाई जा सके। तो इसलिए उन अस्पतालों के जो ब्लड बैंक होते हैं, ब्लड बैंक कौन से होते हैं, जहां पर रक्त का भंडार सुरक्षित करके रखा जाए, वह ब्लड बैंक होते हैं। और वहां से किसी जरूरतमंद व्यक्ति को खून लेकर के चढ़ाया जाए, उस रखे हुए ब्लड को लेकर के जो किसी को जरूरत होती है उसको वह ब्लड चढ़ाया जाए। तो इसके लिए क्या आवश्यक है कि हमें समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। हमें क्या करते रहना चाहिए, समय समय पर रक्तदान। फिर अनिल ने पूछा, दीदी क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल को भी मन में ये इच्छा हुई कि फिर ये इतना जरूरी है, आवश्यकता के समय इतना काम आता है, इतना महत्वपूर्ण है, तो मैं भी रक्तदान कर दूं। तो अनिल ने डॉक्टर दीदी से पूछा कि दीदी क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? तो डॉक्टर दीदी कहते हैं, नहीं, अभी तुम छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोली। क्या कहा दीदी ने कि तुम अभी छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग ही और जो स्वस्थ होते हैं वही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में केवल 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी। कुछ व्यक्ति क्या सोचते हैं कि रक्तदान करोगे तो कमजोरी हो जाएगी, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। हमारा शरीर इतना रक्त जितना हम निकलवाते हैं, 300 मिलीलीटर निकलवाते हैं, तो इतना रक्त तो हम थोड़े ही दिनों में पूरा कर लेते हैं। वैसे भी हमारे शरीर में 5 लीटर खून होता है। हमारे शरीर में कितना खून होता है, 5 लीटर। उसमें से केवल 300 मिलीलीटर खून ही निकाला जाता है और वह कुछ ही दिनों में फिर पूरा हो जाता है। इसमें से यदि 300 लीटर निकालकर 5 लीटर में से यदि कुल 300 मिलीलीटर निकालकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे दिया जाए और उसकी जान बच जाए, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है, दीदी ने समझाते हुए अनिल को बताया। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। यह सारी बातें सुन करके अनिल ने कहा कि डॉक्टर दीदी फिर तो बड़ा होकर मैं क्या करूंगा, मैं नियमित रूप से रक्तदान करूंगा। डॉक्टर दीदी ने कहा, शाबाश, अनिल की पीठ ठोकते हुए उसको सराहा और शाबाशी दी कि हाँ
बड़ा होकर ऐसा कार्य करना। तो इस पूरे पाठ में रक्त के बारे में ही सारा बताया गया है। किस प्रकार से रक्त बनता है, किस प्रकार से कितने रक्त के भाग होते हैं, कितने वर्ग होते हैं, कैसे रक्त किसको चढ़ाया जाता है, कितना रक्त व्यक्ति से निकाला जाता है, कैसे व्यक्ति से निकाला जाता है, कितना व्यक्ति के शरीर में रक्त होता है। ये सारी चीजें इस पाठ के अंदर बताई गई हैं। तो अब आपने ये सारा लेसन पढ़ लिया, आपको समझ आ गया होगा। तो ये फुल लेसन आपको अच्छी तरह से रीड करना है। इसके इंटरनल क्वेश्चन आपने फाइंड आउट करने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन की पीडीएफ आपके पास आ जाएगी। ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और उनको याद करना है। अब मैं आपसे जो लेसन पढ़ाया है इसमें से इंटरनल क्वेश्चन निकाल करके पूछती हूँ, उनके आंसर अब आपको मुझे देने हैं।